ध्यान दीजिएगा, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। क्यों पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, ध्यान दीजिएगा। अभी तक अपन स्टार्टिंग से आज तक में डायरेक्ट करंट ही पढ़ते आ रहे हैं, डायरेक्ट करंट ही हमारे पास जानकारी में है, लेकिन जबकि जितने भी कॉमर्शियल पर्पज हैं जनरली वहां पे अल्टरनेटिंग करंट का यूज होता है। जितनी भी डिवाइसेस हैं या जो बड़े बड़े जनरेटर हैं वो अल्टरनेटिंग करंट ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, बात को समझिएगा। तो जनरली हमारे चारों तरफ अल्टरनेटिंग करंट ही देखने को मिलता है। असल में अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? अल्टरनेटिंग करंट ये एक इस टाइप का करंट है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही टाइम वेरिंग होते हैं। टाइम वेरिंग का मतलब है कि अगर कोई करंट किसी सर्किट के थ्रू जनरेट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है या किसी सर्किट में फ्लो हो रहा है, दोनों सिचुएशन में ये टाइम के साथ वेरी करता है। इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। टाइम के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। हमने जो जनरेटर से करंट प्रोड्यूस किया वो एक्चुअल में साइनोसॉइडल फॉर्मेट में क्या होता है, वेरी करता है, ठीक है ना। क्या होता है भाई साइनोसॉइडल फॉर्मेट? जैसे कि मैं करंट को लिखूं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, बात को समझिएगा। तो करंट एक्चुअल में एक पीरियडिक फंक्शन के फॉर्म में मूव करता है। कैसे वेरी करता है? पीरियडिक फंक्शन के फॉर्म में वेरी करता है। ये टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक 0-5 वाला, अभी 5 कहानी बताऊंगा, 0-5 वाला करंट अगर मैं आपके सामने ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस टाइप से आएगा। ये आई करंट है और ये क्या है, टी टाइम है, और जो है ये इसकी पीक वैल्यू है। क्या है? पीक वैल्यू, समझिएगा। करंट अगर टाइम वेरिंग है, ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों के दोनों टाइम पे डिपेंड करते हैं या साइनोसॉइडल फॉर्म में अगर ये वेरी करता है या एक पीरियडिक फंक्शन है, तो इस टाइप के करंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट को लिखता हूं I इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो यहां पे I क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। I क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। करंट मतलब ये किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे डिपेंड करता है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में करंट की वैल्यू भी डिफरेंट रहेगी, मतलब ये I क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट है। वहीं पे ये I नॉट क्या है? I नॉट मैक्सिमम करंट। I नॉट क्या है? मैक्सिमम करंट। आई बात समझ में? I नॉट है आपका मैक्सिमम करंट और I क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। आगे समझिएगा, इसमें आपको यहाँ पे ओमेगा टी दिख रहा है। ये ओमेगा क्या है? ओमेगा लास्ट ईयर पढ़ा हुआ कुछ लोगों ने, कोई बोल सकता है ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। कोई ओमेगा का फॉर्मूला बता सकता है क्या होता है? 2 पाई बाई कैपिटल टी, ठीक है ना। 2 पाई बाई क्या? कैपिटल टी। 2 पाई बाई कैपिटल टी ओमेगा कहलाती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी मतलब टाइम पीरियड। टी मतलब क्या? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी आप लोग जानते होंगे, मुझे भरोसा है, ठीक है। उसके बाद आता है ये फाई। फाई को बोलते हैं अपन फेज एंगल। क्या बोलते हैं? फेज एंगल या इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट। फेज एंगल, इनिशियल फेज या फिर क्या? फेज कांस्टेंट। समझिए फेज कांस्टेंट का मतलब क्या है। असल में होता क्या है, जैसे यहां पे मैंने ये वाला ग्राफ बनाया, इस वाले ग्राफ में फेज एंगल कितना है? 0। ये टोटली टाइम वेरिंग है, इसमें कोई फिक्स वैल्यू पहले से नहीं थी। जैसे कि आप समझो कोई एक गरीब आदमी है, वो गरीब आदमी का जो इनिशिएशन है वो 0 से, उसने खुद ही पढ़ाई करी मेहनत करके, मतलब पहले वो कहीं काम करता था किसी जगह पे, वहां से पैसे लाता था, उसके बलबूते पढ़ाई करता था, फिर पढ़ाई करने के बाद वो नौकरी करा, नौकरी से उसने पैसे बनाए, फिर हर एक चीज खुद से बनाई अपने लिए। एक वो व्यक्ति हो गया। एक बड़ा आदमी हो गया जो ऑलरेडी क्या है, चांदी की चमची लेके पैदा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनिशियली किसी ना किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो पहले से, जब टाइम 0 भी हो तब भी, उसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट फेज। जैसे आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास के बहुत सारे क्वेश्चंस में कि एक किताब को लेने का 10 रुपए फिक्स है, अगर आप छू भी लोगे तो 10 रुपए, उसके बाद जितने दिन रखोगे तो हर दिन का 5 रुपए। सुना है आपने कभी? सुना है ऐसे वाले क्वेश्चन? और कुछ ऐसे क्वेश्चन सुने होंगे, किसी टैक्सी में बैठो, मीटर डाउन हुआ, 50 रुपए तो लग गए, अब जितने किलोमीटर चलोगे इंटू 10 होता चला जाएगा। वो जो 50 रुपए लग गए ना इनिशियल वाले, वही कहलाता है क्या? फेज कांस्टेंट। मैंने ये जो ग्राफ बनाया था उस समय बोला था
कि मैं जीरो फेज कांस्टेंट वाला एक ग्राफ बनाता हूं, ये इस करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, इसको अपन आई नॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई नॉट, ठीक है ना। समझिएगा, ये जो एंगल बना रहा है ये क्या है? ओमेगा टी है। क्या है ये एंगल? ओमेगा टी। तो समझिएगा क्या क्या मालूम चला आपको? करंट अगर टाइम वेरिंग है तो अगर वो साइनोसॉइडल फॉर्मेट में है तो उसको हम अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे और वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो फाई की वैल्यू भी मालूम चल गई आपको, टी भी मालूम चल गया। अब आप कोई डिफाइन कर सकता है टाइम पीरियड क्या है? कोई टाइम पीरियड को डिफाइन कर सकता है? बताइए, बोलिए जल्दी से, स्पीड से। हाँ, इट इज द टाइम टेकन बाय द ऑसिलेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। और कंप्लीट वन ऑसिलेशन बोलते किसको है? एक बार हम अपनी मीन पोजीशन से उठे, राइट मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे, फिर लौट के यहीं आए, फिर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे, फिर लौट के आए, इसको बोलते हैं क्या? वन कंप्लीट ऑसिलेशन। मालूम है ना आपको? इसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। एक वर्ड आया था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है भैया? फ्रीक्वेंसी क्या है? बोलिए जल्दी से। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट एक सेकंड में जितने राउंड कर लेता है उसे अपन क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका सिंबल ना स्मॉल एफ भी है, कहीं कहीं पे न्यू भी है, ठीक है ना। समझिएगा, तो फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इंस्टेंटेनियस करंट, मैक्सिमम करंट, सारी चीजें आपने जान ली, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तब तक इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। छापिए प्लीज। चलिए देखिए आगे। इसके बाद क्या होता है कि जो फेज की बात कर रहे थे, है क्या फेज एंगल, है ना। फेज एंगल का मीनिंग क्या है? समझिएगा बात को। मान लीजिए हम बात करें किसी भी टाइम पे कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, ठीक है। समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये करंट जा रहा है और ये क्या है, यहां तक की वैल्यू कितनी है? आई नॉट है, मैक्सिमम करंट है। ये मैक्सिमम करंट एक्स एक्सिस में कितना प्रोजेक्शन देता है? आई एक्स, थोड़ी देर के लिए। और वाई एक्सिस में कितना प्रोजेक्शन देता है? आई वाई, ठीक है ना। मैक्सिमम कितना है? आई नॉट। एक्स एक्सिस में कितना प्रोजेक्शन? आई एक्स। हालांकि ये कहीं लिखा नहीं रहता, मैं बता रहा हूं आपको ताकि आप इसको समझ सकें, क्योंकि आप मैथ्स वाले हैं। और ये आई एक्स और वर्टिकल में क्या आएगा? आई वाई। अब अगर ये करंट इनिशियल बेसिस पे या इनिशियल स्टेज पे टाइम वेरिंग है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, तो यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा? ओमेगा टी एंगल बनाएगा। तो अगर ये आई नॉट है तो आई एक्स की वैल्यू क्या होगी? आई एक्स की वैल्यू होगी आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। आई नॉट कॉस ओमेगा टी। और आई वाई की वैल्यू क्या होगी बताइए? आई नॉट साइन ओमेगा टी। समझिएगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी और आई नॉट साइन ओमेगा टी। कोई परहेज नहीं है, आप चाहे साइन वाला फंक्शन यूज करिए या आप कॉस वाला फंक्शन यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है ना। जनरली अपन साइन वाला फंक्शन यूज करते हैं, वहां पे अपन वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस के प्रोजेक्शन से ही इंस्टेंटेनियस करंट कंसीडर करते हैं। बाकी जरूरी नहीं है, आप दोनों काम कर सकते हैं, आई एक्स भी ले सकते हैं या आई वाई भी ले सकते हैं, ठीक ना। आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी भी बोल सकते हैं या आई इक्वल आई नॉट कॉस ओमेगा टी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब आप बात कर रहे थे फेज एंगल की। मान लीजिए इनिशियली ये पहले से ही, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ कंपोनेंट नहीं कह सकते क्योंकि आई क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये इंस्टेंटेनियस करंट है ना, इंस्टेंटेनियस करंट है जिसको अपन एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्टेड मान सकते हैं। क्योंकि देखिए अब बता रहा हूं मैं ऐसा रीजन क्यों है, ऐसा क्यों शुरुआत हो रही, अभी मैं बोल नहीं सकता इतना खुल के, लेकिन बता देता हूं आपको। एक्चुअल में जो करंट है ये करंट ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? ओमेगा पे। क्योंकि पीरियोडिक मोशन को, अगर आपको लास्ट ईयर याद हो 11th क्लास में, पीरियोडिक मोशन को हमने आपको सर्कुलर मोशन से रिलेट कराया था, याद है किसी को? किसी को याद है? पीरियोडिक मोशन को सर्कुलर मोशन से रिलेट कराया गया था। पूरा नीचे से ऊपर जाता है, पूरे ऑसिलेशन क्लियर होते थे, वो ऐसे चलता था और अपन ऐसे चलते थे, याद है किसी को? ये जो पीरियोडिक मोशन है, ये जो पीरियोडिक मोशन है उसको अपन मानते हैं कि वो सर्कुलर मोशन जैसे ही होती है। बात को समझें, यहाँ पे जो करंट वगैरह है ये वेरिएबल हैं और ये किस पे डिपेंड करते हैं? एंगल पे डिपेंड करते हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए ये समझें कि ये सब किससे ओरिजिनेटेड है? एक्सियल वेक्टर से ओरिजिनेटेड है। किससे ओरिजिनेटेड है? एक्सियल वेक्टर से ओरिजिनेटेड है। इस वजह से इनको अपन एक्स प्रोजेक्शन और वाई प्रोजेक्शन के टर्म्स में बता दे रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है ना। बाकी इसमें कंपोनेंट नहीं बोल सकते अपन, ठीक है, कंपोनेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो ईएमएफ में तो जाके बोल सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स प्रोजेक्शन और वाई प्रोजेक्शन कह सकते हैं, क्योंकि एक्सियल वेक्टर से एसोसिएटेड है। मैंने आपको 11th में दो टाइप के वेक्टर बताए थे, एक्सियल और दूसरा क्या बताया था, बोलो दूसरा क्या था, नहीं पता किसी को? अरे मैंने दो टाइप के वेक्टर बताए थे, एक्सियल और दूसरा कौन सा? अरे नहीं भैया, बोलो, पता है किसी को 12th क्लास में? एक एक्सियल और दूसरा कौन सा? अरे टाइप्स ऑफ वेक्टर बताए गए थे 11th क्लास में, एक एक्सियल वेक्टर था, दूसरा कौन सा वेक्टर था? अरे बहुत बढ़िया, बहुत ज्ञान है आप लोग के अंदर। पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर। फेजर और फेज डायग्राम, ये समझिए इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझिए। फेजर और फेज डायग्राम का मीनिंग क्या है? एक्चुअल में है क्या कि हमने क्या बोला, इनिशियली कोई क्वांटिटी अगर है, पहली बात तो टाइम वेरिंग है ही, तो कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगी किसी पर्टिकुलर एक्सेस के साथ। लेकिन अगर कोई ऐसा करंट या कोई ऐसा वोल्टेज जो इनिशियली कुछ एंगल लेके आगे शुरुआत करता है, जीरो से स्टार्ट नहीं करता, किसी पर्टिकुलर एंगल से स्टार्ट करता है, उस पर्टिकुलर एंगल को बोलते हैं कांस्टेंट फेज। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फेज। हमने कोई सर्किट बनाया और उस सर्किट में बैटरी अप्लाई करी। क्या अप्लाई करी? बैटरी। और हमने जब उसमें बैटरी अप्लाई करी, मतलब हमने उसको ईएमएफ दिया, और ईएमएफ किसी पर्टिकुलर एंगल से प्रोजेक्ट हो रहा था, किसी पर्टिकुलर एंगल से। जब मैंने उसमें बैटरी अप्लाई करने के बाद उस पे करंट का रिस्पांस देखा, है ना, उस सर्किट में फ्लोइंग करंट देखा, तो मैंने पाया कि वो जो करंट है उस ईएमएफ से आगे आगे जा रहा है। कितना आगे जा रहा है? π/2 जा रहा है, या पीछे पीछे जा रहा है? कितना पीछे जा रहा है? π/2 पीछे जा रहा है। तो ये जो एंगल का डिफरेंस है, उन दोनों के ड्राइवन वोल्टेज और फ्लोइंग करंट के बीच में जो ये एंगल का डिफरेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। क्या बोलते हैं भैया? फेज डिफरेंस बोलते हैं। अभी तो सिर्फ आप टर्म जान लीजिए, जब अपन अभी डेरिवेशन करेंगे तो आपको बहुत आराम से सीधा सीधा दिखेगा कि हाँ इसमें फेज डिफरेंस है, ठीक है ना, समझिएगा। तो जब भी अपन कहीं किसी को वोल्टेज अप्लाई करते हैं और जिस फेज एंगल से वोल्टेज अप्लाई होता है, करंट उससे ज्यादा या उससे कम फेज एंगल से फ्लो होता है, उसी एक्स्ट्रा अमाउंट वाले एंगल को अपन क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस। इसके बाद आता है फेजर डायग्राम। क्या आता है? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम की कहानी यह है कि जो भी अपन ने वोल्टेज अप्लाई करा है, सोर्स का जो भी वोल्टेज अप्लाई करा है, उसके बाद अलग अलग सिस्टम में, मान लीजिए इंडक्टर में अप्लाई किया, मान लीजिए कैपेसिटर में अप्लाई किया, मान लीजिए रजिस्टर में अप्लाई किया, तीनों केसेस में शायद करंट जो है अलग अलग फेज पे प्रेजेंट रहे। तो एक से ज्यादा टाइप के सर्किट में जो ड्राइवन करंट का फेज एंगल है, उसको किसी पर्टिकुलर ग्राफ में प्रेजेंट करना क्या कहलाता है? फेजर डायग्राम कहलाता है। क्या कहलाता है? फेजर डायग्राम। डायग्राम ड्यू टू देयर फेज, डायग्राम ड्यू टू देयर कांस्टेंट फेज क्या कहलाता है? फेजर डायग्राम। लेकिन ये चाहे फेज एंगल हो चाहे फेजर डायग्राम हो, ये सारी चीजें तभी स्ट्रांगली क्लियर होंगी जब अपन सर्किट को डिस्कस करेंगे। तो मैंने सिर्फ आपको टर्म्स बतानी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको मालूम चल गया होगा कि टाइम वेरिंग करंट को अपन अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, बट वो टाइम वेरिंग भी कैसा हो? पीरियडिक वेरिएशन हो। कैसा वेरिएशन हो? पीरियडिक। साइनोसॉइडल वेरिएशन हो, इस टाइप के करंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और उससे रिलेटेड हमने आपको सारे पैरामीटर बता दिए हैं। सबको समझ में आ गई ये सारी बातें? कुछ कुछ क्लियर है? थोड़ा बहुत भी क्लियर है? टर्म्स सुनोगे दोबारा बता पाओगे? चलिए आगे समझिएगा। अब इनको अपन आगे बात बताते हैं कि दो टाइप से करंट होता है जो हमें देखना है। दो टाइप से करंट। सबसे पहले तो आप ये समझिए, एक एवरेज करंट और दूसरा है आरएमएस करंट, ठीक है ना। एक एवरेज करंट और दूसरा क्या? आरएमएस करंट। बात को समझिएगा। हम किसी भी, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, एक एवरेज मोशन होता है, जब एवरेज वेलोसिटी होती है
और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। समझते कि नहीं समझते? एक एवरेज वेलोसिटी होती है और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। मैं T1 से लेके T2 तक की जो टोटल एवरेज वेलोसिटी है ना, या फिर टोटल वेलोसिटी की हेल्प से, एवरेज वेलोसिटी की हेल्प से T1 से लेके T2 तक का हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हेल्प से भी हम T1 से लेके T2 तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं, और दोनों की वजह से आने वाला डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बराबर होगा। नहीं समझे अभी तक? मान लीजिए आपको एवरेज वेलोसिटी पता है, पन्ना से लेके सतना तक के बीच का एवरेज वेलोसिटी पता है और आपको टाइम पता है, आप उससे डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे। दूसरा, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर मैनर में है, तो आपको टाइम इंटरवल पता है, तो क्या आप दोनों केसेस से डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे? नहीं आ रही मेरी बात समझ में? आपको मालूम है पन्ना से सतना का एवरेज वेलोसिटी कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर है, और लगने वाला टाइम कितना है? 2 घंटे है। जल्दी बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? फटाक से बोलो, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जल्दी बोलो, कितना? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर, ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ बोलिए, कौन हो तुम? हाँ कैमरा बंद हो गया, सॉरी। अभी आया? बैटरी लो का मैसेज आ गया। आज 8 क्लास हो गई, कहाँ तक चले? समझिएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 120 किलोमीटर आ गया, ठीक है, समझिएगा। अब मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है। मान लीजिए IT कुछ है, मतलब 2t + 7 करके कुछ है, ठीक है। मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? वेलोसिटी dt कहां से कहां तक? 0 से 2 घंटे तक, सेम डिस्प्लेसमेंट आएगा। मैं यहीं पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल कर दूं, 0 से लेके 2 तक, सबको इंटीग्रेट कर दूं, तो वही डिस्प्लेसमेंट आएगा, सेम चीज। समझ रहे हैं बात को? तो होता क्या है कि आपके पास जो एवरेज कंटेंट है, एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू को अगर आप टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को टाइम के रेफरेंस में उसी टाइम इंटरवल में इंटीग्रेट करेंगे तब भी वही का वही डिस्प्लेसमेंट आएगा। आया समझ में? यही चीजें अपन को अल्टरनेटिंग परफॉर्मेंस में देखने को मिलती हैं, जहां पे अपन एवरेज करंट और आरएमएस करंट के बारे में बात कर सकते हैं। ये वाली मेरी बात सबको समझ में आई है कि नहीं आई है? अगर आपको एवरेज वेलोसिटी पता है किसी पर्टिकुलर स्टेशन के बीच का, ठीक है ना, और साथ ही साथ वहां पे गाड़ी के पहुंचने का टाइम इंटरवल पता है, आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लोगे। सेम चीज अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है, आप उसको इंटीग्रेट करोगे टाइम के रेफरेंस में उसी टाइम इंटरवल में, तो जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा दोनों का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। दोनों का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा वहां पे? फिक्स। मतलब चाहे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से सॉल्व करिए और चाहे आप एवरेज वेलोसिटी से सॉल्व करिए। अब बात समझिएगा, मैं बताने वाला हूं आपको एवरेज करंट और दूसरा क्या? आरएमएस करंट। एवरेज करंट बोलते किसको है? एवरेज करंट का मतलब वो करंट है जो कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में उतना ही चार्ज सप्लाई करता है जितना कि एक इंस्टेंटेनियस करंट उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। क्या समझा आपने? व्हाट इज द आई एवरेज? एवरेज करंट वो करंट की वैल्यू है जो एक गिवन टाइम इंटरवल में उतनी ही चार्ज सप्लाई करता है जितना कि इंस्टेंटेनियस करंट उस गिवन इंटरवल में। आया समझ में? एवरेज करंट बोलते ही उस करंट को है जो कि गिवन टाइम इंटरवल में उतना चार्ज सप्लाई करता है जितना कि इंस्टेंटेनियस करंट उस गिवन टाइम इंटरवल में। इस टाइप के करंट को हम क्या बोलते हैं? एवरेज करंट बोलते हैं। समझ में आई सबको डेफिनेशन? व्हाट इज द एवरेज करंट? इट इज द करंट that supplies the equal amount of charge in the given time interval that supplied by the instantaneous current in that interval of time। ठीक है ना? तो एवरेज करंट उसी करंट को बोलते हैं
जो कि गिवन टाइम इंटरवल में उतना ही चार्ज सप्लाई करता है जितना कि इंस्टेंटेनियस करंट उस सेम इंटरवल में। तो मतलब क्या हुआ, आई एवरेज वो करंट है जो कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में सर्किट में उतना ही चार्ज सप्लाई करता है, उतना ही चार्ज भेजता है जितना कि एक्चुअल इंस्टेंटेनियस करंट उस टाइम में भेजता है। मतलब Q1 इज इक्वल्स टू कितना, Q2। Q1 मतलब क्या, एवरेज करंट इनटू टाइम इंटरवल, और Q2 मतलब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम T1 से T2 तक। ठीक है, समझिएगा। आई एवरेज इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या आएगा, आई टी की वैल्यू कितनी बताइए, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। आगे समझिएगा, आई एवरेज इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू, आई नॉट तो कांस्टेंट है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, कहां से कहां तक, T1 से लेके T2 तक। आगे समझिएगा, आई एवरेज इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है, माइनस आई नॉट कोई बाहर ले लो, है ना, अपॉन क्या, ओमेगा, और अंदर क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी, T1 से कहां तक, T2 तक। ठीक है, ये आई एवरेज। अगर मैं ये कहूं ओवर अ हाफ साइकिल, ओवर अ हाफ साइकिल, हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी। हाफ साइकिल का मतलब है शुरुआत से कहां तक, हाफ टाइम पीरियड तक। भाई अगर कंप्लीट साइकिल में टी टाइम पीरियड है तो हाफ साइकिल में कितना होगा, T/2, T/2, टी मतलब कितना, 2 पाई बाई ओमेगा, तो T/2 कितना होगा बताइए, पाई बाई ओमेगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, आई एवरेज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट अपॉन बाद वाला टेम्परेचर, सॉरी T/2 टाइम पीरियड, T/2 माइनस 0 टाइम पीरियड इंटू कितना, ओमेगा, ऊपर क्या आएगा बताओ, कॉस अपर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है, पाई बाई ओमेगा, माइनस कॉस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी बताइए, 0। आगे समझिएगा, आई एवरेज माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा टी अपॉन 2 कॉस ओमेगा पाई, तो ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, कॉस पाई की वैल्यू कितनी आएगी, -1, -1। आगे समझिएगा, 2 ऊपर जाएगा, आई एवरेज इक्वल्स टू 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी बताइए, 2 पाई अपॉन 2, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा बताइए, 2 आई नॉट अपॉन पाई। तो किसी हाफ साइकिल में कितना एवरेज करंट होगा, 2 आई नॉट अपॉन पाई। वहीं कहीं बात करें ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ओवर अ कंप्लीट साइकिल, ठीक है, कंप्लीट साइकिल में क्या होगा, बात को समझिएगा। कंप्लीट साइकिल में T1 तो चलिए 0 है, T2 क्या बन जाएगा, T मतलब कितना, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई क्या, ओमेगा। चलिए जल्दी से वैल्यू पुट करिए, आई एवरेज क्या मिलेगा हमको, माइनस आई नॉट अपॉन T2 माइनस T1 मतलब T माइनस 0 ओमेगा, अंदर क्या आएगा, कॉस अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब कितना, अपर लिमिट मतलब T, तो T मतलब कितना, 2 पाई बाई ओमेगा, तो T की जगह रखेंगे आप 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, माइनस कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू क्या, 1। तो आई एवरेज इक्वल्स टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा टी, अंदर क्या होगा, कॉस 2 पाई, और कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1, -1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और एवरेज करंट क्या आएगा, 0। तो किसी एक कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट जो है, कंप्लीट साइकिल में वो जो एवरेज करंट होगा, उस कंप्लीट साइकिल में वो जो एवरेज करंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। एवरेज करंट कितना होगा, 0, जबकि हाफ साइकिल में कितना होगा, 2 आई नॉट अपॉन पाई। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट हर हाफ साइकिल में अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। स्टार्टिंग के हाफ में 2 आई नॉट अपॉन पाई, नेक्स्ट हाफ में -2 आई नॉट अपॉन पाई, इसलिए कंप्लीट साइकिल में जो टोटल एवरेज करंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ गया समझ में, कुछ मुश्किल है, जल्दी से नोट करिए, हाफ साइकिल में इतना एवरेज करंट होगा और कंप्लीट साइकिल में इतना। क्लियर हो गया, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा आगे। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको आई आर एम एस का मीनिंग क्या होगा, समझिएगा।
आरएमएस का मीनिंग क्या होगा? आरएमएस किसको बोलते हैं? आईआरएमएस क्या है? ध्यान दीजिएगा, किसको बोलते हैं आईआरएमएस? आईआरएमएस उस स्टडी करंट को बोलते हैं, उस कांस्टेंट करंट को बोलते हैं जो गिवन टाइम इंटरवल में उतनी हीट प्रोड्यूस करता है जितनी की एक्चुअल करंट या इंस्टेंटेनियस करंट प्रोड्यूस करता है। क्या है भाई आईआरएमएस? आईआरएमएस वो कांस्टेंट करंट है, वो स्टडी करंट है जो गिवन टाइम पीरियड में उतनी हीट प्रोड्यूस करता है जितनी की वो इंस्टेंटेनियस करंट। और हम जानते हैं किसी करंट की वजह से प्रोड्यूस्ड हीट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है बताइए? आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर क्या? आर टी। ठीक, किसके बराबर होगी ये? उस हीट के बराबर जो कि वो इंस्टेंटेनियस करंट क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। कहां से कहां तक? T1 से T2 तक। मतलब यहां पे क्या आएगा? या T1 से T2 क्यों बोले? एक कंप्लीट साइकिल में, मतलब 0 से T तक। तो 0 से T तक यहाँ टाइम इंटरवल कितना आएगा? T आएगा। इसको अपन इफेक्टिव करंट बोल सकते हैं या वो करंट बोल सकते हैं जो किसी बैटरी से निकल के आया है, या इसी को अपन आरएमएस बोल सकते हैं। ठीक है ना? क्या बोल सकते हैं? आरएमएस। ठीक है ना? आगे समझिएगा, आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू कैपिटल टी। और यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 से लेकर टी तक में आई टी की वैल्यू क्या होती है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिए, आर डी टी। आर से आर कैंसिल हो जाएगा। आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल टी 0 से टी तक आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है ना? आगे समझिएगा, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी 0 से टी तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ठीक है ना? बात को समझिएगा। अब मैं क्या करूंगा? इसको सॉल्व करूंगा इंटीग्रेशन को। आई नॉट तो स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, है ना? अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन टी, 2 का मल्टी डिवाइड कर देंगे तो 0 टू टी 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा। और हम सब जानते हैं 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब जल्दी से इंटीग्रेट कर दीजिए तो आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन आई नॉट इंटू 1 अपॉन 2 टी, 1 का इंटीग्रेशन टी और cos 2 ओमेगा टी का कितना आएगा? साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। कहां से कहां तक? 0 से t तक। चलिए जल्दी से आप लिमिट पुट कर दीजिए, आई नॉट 1 अपॉन 2 टी, पहले अपर लिमिट t माइनस साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। 4 पाई क्यों? यहां रखूंगा मैं कैपिटल टी, ओमेगा टी की वैल्यू होती है 2 पाई, 2 पाई इंटू 2 कितना? 4 पाई। ठीक है ना? माइनस लोअर लिमिट तो 0 रखूंगा और इधर भी 0 रखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना? चलिए नोटिस कीजिएगा, साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 ही होती है। आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 टी। यहाँ सब कुछ 0 है, सिर्फ टी बचा है, टी से टी कट जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हो? आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ रही है कंप्लीट साइकिल में? आई आर एम एस इज इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन रूट 2। आई नॉट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट इज आई नॉट? पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ गई? आई नॉट अपॉन रूट 2। तो इस तरीके से आपको आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर ऑफ द करंट मालूम चल गया और साथ ही साथ क्या मालूम चल गया? एवरेज करंट मालूम चल गया। क्लियर है ना? आप कोई मुश्किल है बताइए? अब इसके बाद अपन क्या तरह तरह के सर्किट पढ़ेंगे कि अगर हम किसी अल्टरनेटिंग सोर्स से किसी रजिस्टिंग सर्किट को अगर ऑपरेट करते हैं या किसी इंडक्टिव सर्किट को ऑपरेट करते हैं या कैपेसिटिव सर्किट को अगर ऑपरेट करते हैं तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, करंट और वोल्टेज में क्या फेज डिफरेंस रहेगा, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तो इसको आप नोट करिए और जो भी डाउट आए मुझे कॉल मैसेज करिए। शानदार तरीके से बुक रीड करिए, जो भी नया वर्ड मिले उसको अंडरलाइन करके मुझे कॉल मैसेज करिए। क्लियर है ना? नोट कर लीजिए जल्दी से।